everyone, welcome back to my YouTube channel. Today in this video we are going to continue our well-known trademark series, and we are going to cover section 18 to 23 and section 33, that is most important section for IP law and other law courses. Alright, let's begin. So yes, let's begin. Application for registration under section 18, ठीक है. Any person claiming to be proprietor of the trademark, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में गाइस ओनर नहीं होते हैं, प्रोप्राइटर्स होते हैं. सो एनी पर्सन जो कि क्लेम कर रहा है कि वो प्रोप्राइटर है ऑफ ट्रेडमार्क यूज्ड और पर्पस टू बी यूज्ड प्रपोज टू बी यूज्ड बाय हिम और हु इज डिजायरस फॉर रजिस्टरिंग इट शैल अप्लाई इन राइटिंग टू द रजिस्ट्रार. ठीक है, रजिस्ट्रार को इन राइटिंग में उनको अप्लाई करना होगा एक प्रेस्क्राइब मैनर में. ऑलराइट, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा कि प्रोप्राइटर जो भी है, जो अपने आप को प्रोप्राइटर बता रहा है ट्रेडमार्क का, उसको इन राइटिंग रजिस्ट्रार को रजिस्टर करना होगा एक प्रेस्क्राइब मैनर में फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ हिज ट्रेडमार्क. ठीक है, अगर उसको डिफरेंट क्लासेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए रजिस्टर करना है तो एक सिंगल ही एप्लीकेशन होगी, अप्लाई की जाएगी, बट द फीस विल बी payable for all those each classes of goods and services. all right, तो कि एप्लीकेशन की मल्टीप्लिसिटी ना हो जाए और एप्लीकेशन का एक बोगस अमाउंट ना बन जाए, इसलिए एक सिंगल ही एप्लीकेशन अप्लाई की जाती है ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसमें आप वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को रजिस्टर करवा सकते हो, पर आपको फीस अलग अलग की अलग अलग देनी पड़ेगी. मतलब आपको फीस उन सारे क्लासेस की देनी पड़ेगी, पर जो एप्लीकेशन होगी वो सिंगल होगी. ऑलराइट, फिर थर्ड पॉइंट इज कि एवरी एप्लीकेशन जो कि इस सेक्शन में रजिस्टर हो रही है वो कहाँ पे फाइल होगी, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में. ठीक है, और विद इन जहाँ पे कहाँ पे रजिस्टर होगी, कौन, अब हमें डिफाइन करने की हमें कौन सी रजिस्ट्री में जाना है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया तो बहुत सारी होंगी, तो वो कहाँ होगी, जो कि टेरिटोरियल लिमिट्स में आ रही है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस. ठीक है, टेरिटोरियल लिमिट्स में आ रही है, और ऑफ एप्लीकेंट जो कि अप्लाई कर रहा है उसकी टेरिटोरियल लिमिट में आ रही है, या फिर अगर जॉइंट एप्लीकेंट्स हैं तो बिजनेस का जहाँ पे भी है उनका उस एरिया में आ रही है. और इन केस कि जो जॉइंट एप्लीकेंट्स हैं उनमें से कोई भी जो इंसान है वो बिजनेस ना तो इंडिया में करता ना वो रिसाइड करता, तो फिर कहाँ रजिस्टर होगी कि अगर कोई उसमें से अगर कोई एक एप्लीकेंट जो है इंडिया में रिसाइड करता है तो उसके जो नियर बाय ट्रेडमार्क रजिस्ट्री होगी वहाँ पे अप्लाई होगी. ऑलराइट, ठीक है. फिर फोर्थ पॉइंट में रजिस्ट्रार एप्लीकेशन के लिए रिफ्यूज कर सकता है और एक्सेप्ट कर सकता है, जो भी उसको ठीक लगता है, एज ही में थिंक फिट. ठीक है, या फिर वो सजेस्ट कर सकता है अमेंडमेंट, मॉडिफिकेशन, कंडीशन और लिमिटेशंस. ठीक है, फिर अगर रिफ्यूज करी रजिस्ट्रार ने एप्लीकेशन तो रिफ्यूजल के और कंडीशनल एक्सेप्टेंस के लिए उसको रिटर्न में ग्राउंड्स देने पड़ेंगे कि उसने क्यों रिफ्यूज करी या फिर क्यों कंडीशन लगाई, और वो ऐसे कौन से मटेरियल्स उसने यूज करे ये डिसीजन मेक करने के लिए, अराइविंग एट हिज डिसीजन. ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड. विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन. ठीक, एक्सेप्टेंस. तो विड्रॉल ऑफ एक्सेप्टेंस में क्या होता है कि इफ इन केस रजिस्ट्रार ने एप्लीकेशन को एक्सेप्टेंस दे दी प्रीवियसली और फिर उसने लेटर ऑन कह दिया कि नो, आई विड्रॉ फ्रॉम माई एक्सेप्टेंस, तो और रजिस्ट्रेशन तब तक हुआ नहीं था, बस उसने एक्सेप्टेंस दी थी, तो उसको क्या क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं. पहले तो उसको या तो रजिस्ट्रार को ऐसा लगा हो कि जो एप्लीकेशन है उसकी एक्सेप्टेंस एक एरर था, या फिर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस जहाँ पे उसको सब कंडीशंस प्लेस करनी है या लिमिटेशन लगानी है, या फिर कोई एडिशनल कंडीशन या फिर डिफरेंट कंडीशंस जो कि उसने लगाई है ऑलरेडी एक्सेप्ट करने के बाद, उससे अलग कोई उसको कंडीशन देनी है, तो वो सब वो दे सकता है. ठीक है, पर
अगर उसने विड्रॉ करी कंडीशन तो उसको एज वी हैव रिटन प्रीवियसली, तो उसको रिटर्न में क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा कि उसने क्यों वो कंडीशंस लगाई या फिर क्यों उसने एक्सेप्टेंस विड्रॉ करी। ठीक है, द रजिस्ट्रार में आफ्टर हियरिंग द एप्लीकेंट इफ ही डिजायर्स टू, मतलब यहाँ पे जो रजिस्ट्रार है वो एक सुप्रीम अथॉरिटी है, उसकी अथॉरिटी है कि अगर उसको लगता है कि उसको एप्लीकेंट का ऑन बिहाफ सुनना चाहिए कि उसने एक्सेप्टेंस विड्रॉ कर ली और उसने क्लैरिफिकेशन के लिए एप्लीकेंट को बुलाया, तो ये उसकी मर्जी है कि वो बुलाना चाहता है या नहीं बुलाना चाहता। तो आफ्टर हियरिंग द एप्लीकेंट इफ ही डिजायर्स टू विड्रॉ द एक्सेप्टेंस एंड प्रोसीड एज इफ द एप्लीकेशन हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड एवर। ठीक है, तो अगर रजिस्ट्रार ने एप्लीकेंट से बात सुन ली है और फिर भी वो विड्रॉ करता है एप्लीकेशन से या एक्सेप्टेंस से, तो वो एप्लीकेशन कैसे प्रोसीड होगी फर्दर कि वो कभी जैसे एक्सेप्ट ही नहीं हुई थी। ठीक है, नाउ एडवर्टीजमेंट ऑफ एप्लीकेशन। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन का एक्सेप्टेंस होता है, वेदर एब्सोल्युटली या फिर कोई कंडीशन प्लेस हुई है या कोई लिमिटेशंस लगी है, तो रजिस्ट्रार को क्या करना होगा, रजिस्ट्रार को तुरंत ही उसको एडवर्टीज करना होगा, टू बी एडवर्टीज इन अ प्रेस्क्राइब मैनर। ये रजिस्ट्रार की ड्यूटी है यहाँ पे कि जैसे ही एक्सेप्टेंस हो गया और रजिस्ट्रेशन हो गया एप्लीकेशन का, उसको तुरंत ही प्रिस्क्राइब मैनर में एडवर्टीजमेंट करनी होगी। कंडीशंस अब इसमें प्रोवाइडेड क्या है कि रजिस्ट्रार एज द में, अगर उसको, वैसे तो जनरल केसेस में ऐसा होता है कि एप्लीकेशन जो है रजिस्टर हो गई उसके बाद एडवर्टीजमेंट होता है, पर इफ़ इन एनी केस रजिस्ट्रार को लगता है कि एप्लीकेशन के एक्सेप्टेंस के बाद तुरंत बाद एडवर्टीजमेंट करना ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन से पहले। यहाँ पे मतलब आप समझ रहे हैं, तीन तीन सिचुएशन है। पहली है कि आपने एक्सेप्टेंस दे दिया, दूसरी है फिर रजिस्ट्रेशन दे दिया। तो इनके बीच में दो सिचुएशंस आ सकती है, या तो आप एक्सेप्टेंस के बाद एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, और जनरल केसेस में क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन के बाद एडवर्टीजमेंट होते हैं। तो अब सेक्शन 9 और सेक्शन 11 जिसे हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था, आपने देखी होंगी इसका फर्स्ट पार्ट, तो उसमें क्या कि सेक्शन 9 और सेक्शन 11 कौन से सेक्शंस थे, जनरल रिफ्यूजल के ग्राउंड्स, एब्सोल्यूट रिफ्यूजल का ग्राउंड और रिलेटिव रिफ्यूजल के ग्राउंड्स। ठीक है, तो रजिस्ट्रार को लगता है कि जो एप्लीकेशन एडवर्टीज करनी है, हमें एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत है एक्सेप्टेंस के तुरंत बाद या एक्सेप्टेंस से भी पहले, क्योंकि उसको लगता है कि वो सेक्शन 9 में या सेक्शन 11 में लाई करती है, तो ही कैन डू सो। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या रीज़न माना जाएगा कि एक एक्सेप्शनल रीज़न माना जाएगा उसको। ठीक है, और एडवर्टीजमेंट कर सकता है। और जहाँ पे वेयर द एप्लीकेशन हैज़ बीन एडवर्टीज बिफोर द एक्सेप्टेंस अंडर सेक्शन 1, मतलब सेक्शन 1 में अभी तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, ये सब सेक्शन 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उसके पहले एडवर्टीजमेंट हो गया, या एडवर्टीजमेंट ऑफ एन एप्लीकेशन मतलब एडवर्टीजमेंट बाद में हो रहा है, और उसमें क्या मिला आपको, एक एरर मिला इन द एप्लीकेशन दैट हैज़ टू बी करेक्टेड। ठीक है, तो उसका रजिस्ट्रेशन किया कि ये एरर आया था और ये वापस से, मतलब ये फर्स्ट जो सबसेक्शन 2 का फर्स्ट ग्राउंड समझ गया आप लोग कि एडवर्टीजमेंट पहले कर दिया है एक्सेप्टेंस के, और सेकंड में आता है कि एक्सेप्टेंस के बाद एडवर्टीजमेंट करा है कि एक एरर है और हैज़ बीन करेक्टेड। ये मतलब रजिस्टर हो गई एप्लीकेशन, एक्सेप्टेंस हो गया और री एडवर्टीजमेंट समझिए इसको जैसे, तो री एडवर्टीजमेंट हुआ कि ये एरर था, ये करेक्ट हुआ है, या एप्लीकेशन हैज़ बीन परमिटेड टू बी अमेंडेड अंडर सेक्शन 22। ठीक है, अमेंडमेंट का सेक्शन है सेक्शन 22 कि यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ है सेक्शन 22 में और वो परमिट किया गया, तब ये केसेस आते हैं एडवर्टीजमेंट के। ठीक है, तो रजिस्ट्रार की डिस्क्रिशन पे होता है ये सब, और अगर cause of the application to be advertised again or in case of falling under section B में instead of causing the application to be advertised again,
तो यहाँ पे अब क्लैरिफिकेशन टू ऐसे दिया है कि री एडवर्टीजमेंट की जगह रजिस्ट्रार के पास एक और तरीका है कि नोटिफाई करने का पब्लिक को कि ये चेंजेस आए हैं, कि ही कैन जस्ट नोटिफाई कि ये प्रेस्क्राइब मैनर में करेक्शन हुआ है in the registration of application. Sorry for the highlighting error guys. So मैन ये प्रेस्क्राइब्ड मैनर में रजिस्ट्रेशन हुआ है या कैंसिलेशन वो करेक्शन हुआ है या अमेंडमेंट हुआ है, तो ये री एडवर्टीजमेंट की जगह वो बस एक नोटिफिकेशन देके भी छोड़ सकते हैं रजिस्ट्रार। ओके, तो सेक्शन 20 इज फॉर एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट आफ्टर रजिस्ट्रेशन होता है जनरल केसेस में, बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे एक्सेप्टेंस से पहले या एक्सेप्टेंस के तुरंत बाद भी रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन वो एडवर्टीजमेंट करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होते हैं। अगर उन्होंने एक्सेप्टेंस के बाद एडवर्टीजमेंट करा है या रजिस्ट्रेशन के बाद वो करा है एडवर्टीजमेंट, तो जो है वो नोटिफाई कर सकते हैं और री एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत नहीं है, या वो री एडवर्टीजमेंट करके जनरल पब्लिक को अनाउंस करेंगे। ऑलराइट, फिर आता है अपोजिशन टू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो अब रजिस्ट्रेशन, अब जैसे यहाँ पे रजिस्टर हो रहा है वेल नोन ट्रेडमार्क के लिए, तो अपोजिशन करना होगा किसी पार्टी को, तो वहाँ पे क्या आएगा कि विद इन 3 मंथ्स, मतलब 3 मंथ्स हुए हैं आपके डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट के रजिस्ट्रेशन के बाद, या फिर री एडवर्टीजमेंट हुआ है एप्लीकेशन का उसके 3 महीने बाद तुरंत। ठीक है, या फिर 1 महीने बाद of or within such period not exceeding 1 month in aggregate। ठीक है, 1 महीने बाद अगर री एडवर्टीजमेंट हुआ है और 3 महीने बाद अगर एडवर्टीजमेंट हुआ है एक्सेप्टेंस का और रजिस्ट्रेशन का, तो उसके 3 महीने बाद और 1 महीने बाद अपोजिशन अपोज कर सकते हो आप रजिस्ट्रेशन को ऑफ सच रजिस्ट्रेशन, कि ये नहीं, ये हम अलाउ नहीं, हमें अपोज करना है कि ये जो रजिस्ट्रेशन है ट्रेडमार्क का, ये हमारा जो ट्रेडमार्क है या जो हमारे राइट्स है उसको इन्फ्रिंज कर रहा है या वॉयलेट कर रहा है, तो अपोज कर सकते हो। पर आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रार के आगे आपको एप्लीकेशन देनी होगी इन अ प्रेस्क्राइब मैनर, और एक प्रेस्क्राइब फीस भी देनी होगी आपको। ओके गाइस, तो एक फीस देनी होगी और एक आपको प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में एप्लीकेशन देनी होगी। ठीक है, और कि हम ये नोटिस देते हैं अपोजिशन का रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, अब जो जैसे ही रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन मिलेगी ऑफ अपोजिशन, तो वो क्या करेगा, शैल सर्व अ कॉपी ऑफ नोटिस टू एप्लीकेंट, जिसने ये अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया है। यहाँ पे एप्लीकेंट वो पर्सन है, तो जो अप्लाई कर रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए, उसको तुरंत ही नोटिस सर्व करना होगा रजिस्ट्रार को कि ऐसे ऐसे आपके अगेंस्ट, आपके रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट ऐसे नोटिस आया है, और विद इन 2 मंथ्स, यहाँ पे जैसे ही रजिस्ट्रार ने नोटिस सर्व कर दिया एप्लीकेंट को, तो एप्लीकेंट के पास 2 महीने के अंदर अंदर उसके लिए काउंटर स्टेटमेंट, एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में काउंटर स्टेटमेंट भेजने का वो होता है ऑब्लिगेशन। और अगर वो कोई काउंटर स्टेटमेंट नहीं देता है विद इन 2 मंथ्स आफ्टर रिसीविंग अपोजिशन का स्टेटमेंट फ्रॉम रजिस्ट्रार, तो यहाँ पे एप्लीकेशन डीम्ड टू बी अबेंडेंड, ये माना जाएगा कि एप्लीकेशन उसने विड्रॉ कर ली है। ठीक है, अब वो अप्लाई नहीं कर रहा। बट इफ इन केस एप्लीकेंट ने काउंटर स्टेटमेंट भेज दिए रजिस्ट्रार को, तो रजिस्ट्रार को क्या करना होगा, अब जिसने अपोजिशन के लिए डाला है उसको कॉपी देनी होगी अब यहाँ पे। ठीक है, कॉपी देयर ऑफ ऑन द पर्सन गिविंग नोटिस ऑफ अपोजिशन। अब यहाँ पे काउंटर स्टेटमेंट जो एप्लीकेंट ने दिए हैं उसकी कॉपी रजिस्ट्रार को देनी होगी अपोजिशन पार्टी को। ठीक है, अब इन दोनों के पास अगर इफ एनी एविडेंस है
कि किस ग्राउंड पे अपोजिशन वाली पार्टी अपोज कर रही है या एप्लीकेंट रिलाई करती है कि उसने क्यों एप्लीकेशन सबमिट करी, तो वो भी उन्हें प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में प्रेस्क्राइब टाइम में रजिस्ट्रार को सबमिट करनी होगी। ठीक है। अब फिर रजिस्ट्रार ने दोनों पार्टीज को सुन लिया। अगर उसको ऐसा लगता है कि दोनों पार्टीज को हियर से करना पड़ेगा, उनको सुनना पड़ेगा, तो उसने सुन लिया। तो आफ्टर कंसीडरिंग द एविडेंस ये डिसाइड किया जाएगा कि अगर उसको एक्सेप्टेंस देनी है या कंडीशंस लगानी है या लिमिटेशन लगानी है, if any, the registration is to be permitted and may take into account the grounds of objection whether relied upon by the। ठीक है। अब यहाँ पे जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो रजिस्ट्रार के पास है कि वो हियर करने के बाद after hearing the parties he can consider the evidence and decide whether and subject to what condition और limitation रजिस्ट्रेशन को परमिट करना चाहिए या फिर ऑब्जेक्शन के ग्राउंड्स लेके अपोनेंट जिन पे रिलाई करता है एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना चाहिए। ठीक है। where a person giving a notice of application or applicant sending a counter statement of receipt, अगर अब इस सेक्शन में क्या सब सेक्शन में क्या होता है कि दोनों पार्टीज ही अगर इंडिया में रिसाइड नहीं करती हैं और एप्लीकेंट ने अप्लाई किया है या अपोजिशन पार्टी ने अपोज किया है और वो दोनों ही पार्टी इंडिया में रिसाइड नहीं करती है, तो उन्हें एक प्रेस्क्राइब्ड सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। ठीक है। यहाँ पे आती है सिक्योरिटी ड्यूली इन डिफॉल्ट उनको देनी पड़ेगी ताकि ये कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग के जैसे वो मानी जाएगी रजिस्ट्रार के आगे। मतलब उनको एक सिक्योरिटी अमाउंट जमा करनी पड़ेगी ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग उस फीस से प्रोसीड हो सके। ऑलराइट। अब रजिस्ट्रार में ऑन रिक्वेस्ट परमिट करेक्शन ऑफ एनी एरर इन और एनी अमेंडमेंट ऑफ a notice of opposition or a counter statement on such terms as he thinks just। ठीक है। जस्ट अब जहाँ पे भी रजिस्ट्रार को लगता है वो अमेंडमेंट करवा सकता है, परमिट कर सकता है करेक्शन को, एरर के करेक्शन को, या फिर नोटिस ऑफ अपोजिशन या काउंटर स्टेटमेंट, वॉट एवर ही थिंक्स फिट उनके उसके रिक्वेस्ट पे अलाउ हो सकता है। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया गाइस सेक्शन 21। अब लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सेक्शन 22। अब सेक्शन 22 में क्या आता है, करेक्शन और अमेंडमेंट। तो रजिस्ट्रार को जिस भी टर्म्स पे लगता है कि एक्सेप्ट करनी चाहिए एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 18, रजिस्टर होनी चाहिए वो एप्लीकेशन और उसका एक्सेप्टेंस देना चाहिए, या फिर उसको कोई करेक्शन या एरर के करेक्शन करवाने हैं विद द एप्लीकेशन और परमिट एनी अमेंडमेंट, तो वो करवा सकते हैं अंडर सेक्शन 22, provided that if the amendment is made to a single application referred to in subsection 2 of section 18, invoking division of such application into 2 or more application। ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन 18 सबसेक्शन 2 में एप्लीकेशन अगर सिंगल एप्लीकेशन अप्लाई की गई है इन केस ऑफ मोर एप्लीकेशन, मतलब बहुत सारी एप्लीकेशन की जगह, जैसे सेक्शन 18 क्लास 2 में क्या था कि अगर आपको डिफरेंट क्लासेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए अप्लाई करना है तो भी आप एक ही एप्लीकेशन में अप्लाई करेंगे, तो अमेंडमेंट उस सिंगल एप्लीकेशन में ही मेड होगा। ठीक है। नाउ द रजिस्ट्रेशन। अब एक्सेप्टेंस हो गया, अमेंडमेंट हो गए, अपोजिशन हो गया, अब सब कुछ हो गया, अब रजिस्टर होगी एप्लीकेशन। ठीक है। subject to provision of section 19 when an application for registration of trademark has been accepted। ठीक है। एक्सेप्ट हो गई तो सेक्शन 23 में क्या होगा गाइस, रजिस्ट्रेशन होगा। अब कैसे होगा कि रजिस्ट्रार या तो उसको एडवर्टीज कर देगी या फिर पहले तो आप जानिए कब रजिस्टर हो सकती है एप्लीकेशन। तो वो रजिस्टर कब होगी कि अपोजिशन का जो टाइम था और नोटिस था वो एक्सपायर हो गया उस एप्लीकेशन के। अब अपोज कोई नहीं कर रहा है तो अब रजिस्टर कर दो, या फिर अपोज करा था किसी ने, हैज़ बीन अपोज्ड,
पर जो अपोजिशन था वो अपोजिशन का जो डिसीजन था वो एप्लीकेंट के फेवर में हुआ, ठीक है। तो अब रजिस्टर करवा दो। तो रजिस्ट्रार अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ और उसको वो नहीं दिया है, डायरेक्शन नहीं दिया है, अदरवाइज डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ और डायरेक्शन नहीं दिया, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, सेट ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाएगा और उसकी डेट जो है सेक्शन 154 ऑफ ट्रेडमार्क लॉ में डिसाइड होगी कि कौन सी डेट से वो रजिस्टर किया माना जाएगा, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क में क्या होगा कि रजिस्ट्रार शैल इशू एप्लीकेंट को एक सर्टिफिकेट इशू करना होगा रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन होते ही इन अ प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, और उस पर क्या होगी, सील होगी ऑफ ट्रेडमार्क रजिस्ट्री, ठीक है। फिर रजिस्ट्रेशन हो गया, व्हेन द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क इज नॉट कंप्लीटेड, अगर 12 महीने के अंदर अंदर एप्लीकेंट की रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन के 12 महीने के अंदर अंदर भी रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं होता है बाय रीजन ऑफ डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ एप्लीकेंट, मतलब कोई गलती एप्लीकेंट के बिहाफ पे रह गई है, तो रजिस्ट्रार क्या माना जाएगा, रजिस्ट्रार उसको नोटिस देगा एंड ट्रीट द एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन को माना जाएगा कि वो विड्रॉ कर ली गई है, अनलेस इट इज कंप्लीटेड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड ऑन द बिहाफ ऑन इन दैट बिहाफ इन द नोटिस, ठीक है। तो रजिस्ट्रार अगर मतलब 12 महीने के अंदर अंदर किसके डिफॉल्ट पे, अगर एप्लीकेंट के डिफॉल्ट पे 12 महीने के अंदर अंदर भी रजिस्टर नहीं हो पा रही है वो एप्लीकेशन, तो रजिस्ट्रार उसको विड्रॉल ऑफ सच एप्लीकेशन मानेगा और एक नोटिस सर्व करेगा एप्लीकेंट को कि ये प्रेस्क्राइब टाइम में आप रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो करवा लीजिए, वरना ये विड्रॉल माना जाएगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रार में अमेंड द रजिस्टर और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग करेक्शन और करेक्टिंग अ क्लरिकल एरर और एन ऑब्वियस मिस्टेक, ठीक है। तो रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के इशू करने के बाद भी उसमें अमेंडमेंट कर सकता है, कोई भी अगर क्लरिकल एरर आया था या फिर कोई भी जनरल ऑब्वियस मिस्टेक हो गई थी तो वो उसको अमेंड कर सकता है, ठीक है। ही हैज द पावर। अब ये लास्ट स्लाइड है गाइस, इफेक्ट ऑफ एक्विसेंस। तो इसमें क्या होता है कि एक प्रोपराइटर है, उसको पता है कि उसका ट्रेडमार्क कोई और यूज कर रहा है 5 साल से, ठीक है, फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर, अगर उसको पता है, बीइंग अवेयर ऑफ दैट यूज, ही शैल, तो उसको क्या, अब 5 साल बाद उसको क्या होगा कि 5 साल बाद उसके पास कोई भी ग्राउंड्स नहीं बचेंगे कि जो पर्सन उसका ट्रेडमार्क यूज कर रहा है इनवैलिड, तो उसके लिए अप्लाई कर सके, डिक्लेयर कर सके कि वो जो ट्रेडमार्क यूज कर रहा है वो इनवैलिड है, क्योंकि आपने 5 साल तक तब आपने कोई डिफेंस नहीं लिया इस चीज का, तो आप एकदम ऑल ऑफ अ सडन अब नहीं ले सकते। 5 साल तक आपको कुछ भी अपोजिशन करना है इनवैलिड यूज का तो कर सकते हो, आफ्टर 5 इयर्स आप कुछ भी डिक्लेरेशन नहीं कर सकते हो इनवैलिडेशन की, और ना आप अपोज कर सकते हो of the later trademark in the relation of goods and services in relation to which it has been so used, unless the registration of later trademark has was not applied in good faith, ठीक है। तो अब आप, और ना ही आप अपोज कर सकते हो लेटर, मतलब जो आपका ट्रेडमार्क यूज कर रहा है यहाँ पे लेटर वो है, तो उसके लेटर के गुड्स एंड सर्विसेज के यूज में जो वो ट्रेडमार्क यूज कर रहा है रिलेशन में गुड्स एंड सर्विसेज के, ना आप उसको अपोज कर सकते हो। अगर आपको ये पता है कि वो गुड फेथ में उसने रजिस्ट्रेशन करवाया है नए ट्रेडमार्क का, आपके जैसे ट्रेडमार्क का, तब तक आप बस आप उस ग्राउंड पे आप जो है डिक्लेयर करवा सकते हो या डिफेंस ले सकते हो, अदरवाइज आपके सारे राइट्स खत्म हो जाते हैं आफ्टर 5 years if you do not take action of such misuse of your trademark, ठीक है। अब सब सेक्शन 1 में अगर जो प्रोपराइटर ऑफ अ लेटर ट्रेडमार्क है, अब ऐसा हो गया कि एप्लीकेंट ने तो कुछ कहा नहीं कि 5 साल तक, अब जो यूज कर रहा था उसने अपना उस ट्रेडमार्क को अपने नाम से रजिस्टर करवा लिया, अब वो
जो 5 साल मतलब जिसका एक्चुअल में ट्रेडमार्क था, उसके अगेंस्ट वो अगर कोई एक्शन लेना चाहता है तो वो भी एक्शन नहीं ले सकता है, नॉट विथ स्टैंडिंग दैट अर्लियर मार्क मे नो लॉन्गर बी इन्वोक्ड अगेंस्ट हिज लेटर ट्रेडमार्क। ठीक है, कि आप अब जो नया रजिस्टर हुआ है प्रोपराइटर, वो पुराने प्रोपराइटर के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकता है, क्योंकि वो प्रीवियस यूजर है। ऑल राइट, he has the he has the right over such thing before the later registration। ठीक है, so that's all for my video, guys. I hope you liked watching my video, and as much as I have loved making such videos, and keep watching my videos and keep loving my videos. This motivates me for bringing new ones. So let's meet you again in next video. तब तक के लिए bye bye.